प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जनात्मक स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आइए इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हो, जन स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जनन प्रजनन क्षमता नहीं बढ़ सकती। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के परिभाषा के अनुसार जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों आयामों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के परिभाषा के अनुसार, जो परिभाषा है उसके अनुसार किसी मनुष्य का जो जनन स्वास्थ्य है उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जिस समाज में के सदस्यों के जनन शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के मुख्य कारण है कि अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भाधारण, यौन शिक्षा की कमी एवं यौन संबंधी रूपों की जानकारी न होना। आइए हम बताते हैं। सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं या फैमिली वेलफेयर कहते हैं। आइए इसके कुछ सिद्धांत हैं जानेंगे। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्रदान करना। जनता के बीच में जाकर जनन संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारी देना, पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देना। तीसरी उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधित ज्ञान देना। चौथा है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना। पांचवा है छोटे परिवार का महत्व बताना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार को हम माइक्रो फैमिली कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवन के समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। एक जाति समूह का मतलब है चाहे मानव जाति या पशु है या पंछी है या कोई जानवर हैं। इस प्रकार से एक समुदाय के जो लोग एक साथ रह सकते हैं उसी को हम जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी समष्टि के आकार को सीमित करने या लिंग अनुपात सेक्स रेशियो को समान बनाए रखने के लिए परिवार को सीमित आकार अर्थात छोटा आकार होना आवश्यक होता है। सीमित परिवार सुखी परिवार, बार बार यह नारा दिया जाता है। अब आते हम पढ़ते हैं समष्टि का आकार, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन की साइज क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम बता दें प्यारे बच्चों कि किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं होती है, अर्थात इनकी समष्टि संख्या में वृद्धि या उतार चढ़ाव होता रहता है। आगे बात करते हैं। यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के सदस्यों की संख्या को हम समष्टि का आकार कहते हैं। तो एक निश्चित समय में व्यक्तियों के समूहों की संख्या को हम समष्टि आकार कहते हैं। आगे जानते हैं। किसी समष्टि का आकार जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा निर्धारित होता है। यदि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है तो समष्टि का आकार बढ़ता है, तथा इसके विपरीत जब मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा अधिक होती है तो समष्टि का आकार घटता है या सिकुड़ता है। अब हम बात करेंगे लिंग अनुपात सेक्स रेशियो के बारे में। तो किसी समष्टि के प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को लिंग अनुपात या लिंगा अनुपात कहते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिला व पुरुष के लिंगा अनुपात को समान बनाए रखना आवश्यक होता है। स्वस्थ समाज के लिए यह अति आवश्यक होता है।
समाज में कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात तीव्रता से घट रहा है, जिसका प्रमुख कारण गर्भस्थ शिशु का परीक्षण है। इसके निवारण के लिए लिंग निर्धारण परीक्षण को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, अर्थात गर्भ में पल रहे शिशु की जन्म से पहले लिंग जांच करना एक संज्ञेय अपराध होता है। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होने से किन किन क्या क्या हानियाँ होती है, अर्थात हमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं प्यारे बच्चों। तो जनसंख्या वृद्धि एक विकसित समाज के लिए बहुत सी हानियाँ उत्पन्न करता है। बता रहा है प्यारे बच्चों कि जो जनसंख्या वृद्धि है एक विकसित समाज के लिए अनेक प्रकार से कठिनाई उत्पन्न करता है। तो आइए जाने कौन कौन सी कठिनाई या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। तो इसके बारे में निम्नलिखित तथ्य है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण देश की विकास योजनाएं बेकार सिद्ध हो रही हैं। कहने का मतलब जो सरकार विकास योजना लागू करती है उस विकास योजना का सही प्रतिफल नहीं मिल पाता है, उसका कारण जनसंख्या विस्फोट होता है तथा आर्थिक व सामाजिक विकास की गति धीमी रहती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण आर्थिक और सामाजिक विकास की गति धीमी हो जाती है, उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। और आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। आइए उन समस्याओं को हम जानने का प्रयास करें। पहला जो समस्या उत्पन्न होता है खाद्य समस्या। तो खाद्य समस्या को हम फूड प्रॉब्लम कहते हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति दूभर होती जा रही है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक होती है, किंतु देश में यह औसत 2000 कैलोरी से भी कम है। इस प्रकार 1000 से भी अधिक कैलोरी ऊर्जा कम आपूर्ति हो रहा है। खाद्यान्नों की कमी के कारण निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दुष्परिणाम होता है। तो पहला दुष्परिणाम है कि उपलब्ध खाद्य सामग्री पर्याप्त नहीं है तथा उससे पोषक गुणों का अभाव होता जा रहा है। खाद्य सामग्री के अभाव से पोषक गुणों का अभाव होना लाजमी है। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त खाद्य सामग्री के अभाव में बच्चों का शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है, अर्थात बच्चों का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से समुचित रूप से नहीं हो पाता है तथा 3-4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिलने से जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर खाद्यान्न अभाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कुपोषण एवं संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो देखिए सही पोषण नहीं होने से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। बच्चों के कुपोषित होने के कारण उनके अंदर संक्रमण तीव्र गति से फैलता है और संक्रमण फैलने के कारण बच्चों का मृत्यु हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर बढ़ जाता है। इस प्रकार कुपोषण और संक्रमण का कारण बच्चों की मृत्यु दर का बढ़ना होता है। अगला पॉइंट है चौथा, पोषक तत्वों के कमी के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य गिर रहा है। मतलब कि अगर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा यदि व्यक्ति को पर व्यक्ति डाइट नहीं मिलता है तो उससे उसके स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, स्वास्थ्य उसका गिरता है और उसके कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब स्वास्थ्य का गिरना, कार्य कुशलता का, कार्य क्षमता का कम होना, अब उसका अगला परिणाम क्या है कि कार्य क्षमता कम होने के कारण उद्योगों में उत्पादन गिर रहा है, अर्थात जितने अच्छे ढंग से व्यक्ति प्रॉपरली काम कर सकता है नहीं कर पाता है, जिसके कारण उद्योग धंधे में भी गिरावट आ जाता है।
आगे हम देखना चाहेंगे 6वां पॉइंट, उत्पादन गिरने के कारण आपूर्ति समस्या बढ़ रही है और गरीबी कम न होकर बढ़ रही है। तो उत्पादन समस्या का एक प्रभाव यह है कि गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अगर आपकी जनसंख्या अधिक होगी तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होना जाहिर सी बात है। एक निश्चित एरिया में विद्यालय की एक निश्चित व्यवस्था होगी, अगर उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ उपलब्ध होंगे तो उनके बैठने, पढ़ने, पठन पाठन कार्यों में एक विघ्न उत्पन्न होगा। तो एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। आइए इसको हम जानें। जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य कम होती जा रही है और कितने ही बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिन बच्चों को प्रवेश मिल जाता है उनको उचित मात्रा में भौतिक साधन जैसे मेज, कुर्सी, प्रकाश, प्रयोगशाला, खेल का सामान व खेल के लिए मैदान आदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विद्यालय की क्षमता से अधिक बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है तो उन बच्चों के लिए बैठने के लिए मेज, कुर्सी, प्रकाश, प्रयोगशाला व्यवस्था, खेलने के सामान, खेलने के लिए मैदान आदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है। इस प्रकार उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों में अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे आँख का कमज़ोर होना, कमर का झुक जाना, चेहरा पीला पड़ जाना आदि। यह सब है अभाव का कारण। अगला है रोजगार समस्या। अगर आपका प्रॉब्लम ऑफ जॉब होगा, अगर हमारी बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो उसका कारण जनसंख्या विस्फोट है। अगर एक रोजगार से अधिक जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो आइए इसके बारे में हम जानें। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार के साधन उसी गति से नहीं बढ़ रहे हैं। अर्थात कहने का यह है कि जितनी रफ्तार से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जनसंख्या रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जिससे बेरोजगारी पनप रही है। इसके कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण बच्चों को भूखा रहना पड़ता है, जिससे परिवार के सदस्य कुपोषित एवं अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं। शिक्षितों में बेरोजगारी अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देता है। अगर शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो इस तरह से वो गलत लत पकड़ लेते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। बार बार गर्भधारण करने एवं निरंतर दुग्धपान कराने से माता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। जल्दी जल्दी गर्भधारण करने के कारण निम्न कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं वह कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। पहला कठिनाई क में देखिए, शिशु को माता का दूध जल्दी छोड़ना पड़ता है, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। यहाँ यह बता रहा है कि अगर जल्दी जल्दी महिलाएं गर्भधारण करती हैं तो ऐसी अवस्था में जो पहले का पैदा हुआ बच्चा है उसको पर्याप्त मात्रा में माता का दूध नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह बच्चा शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इस प्रकार वह बच्चा कुपोषित का शिकार हो जाता है। दूसरा है जल्दी गर्भधारण करने से पहले शिशु की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है, अर्थात बच्चे की देखभाल भी करना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार की बच्चे का अगर ठीक ठाक देखभाल न किया जाए तो वह बच्चा कुपोषित हो जाता है और चिड़चिड़ापन होता है। अगला है ग, अनेक बच्चों के कारण परिवार को कुपोषण का सामना करना पड़ता है, अर्थात ज़्यादा परिवार होने पर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि से अस्पतालों में स्थान सीमित होता जा रहा है। सीमित स्थान के कारण अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती तथा रोगियों की देखभाल भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। उचित चिकित्सा के अभाव में अस्वस्थ नागरिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है रोगी को, जिससे रोगियों की संख्या बढ़ता है और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला हम बात करेंगे आवास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रेजिडेंस। तो आवास की कमी के कारण अधिकांश परिवार गंदे प्रकाशहीन घरों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही सफाई की उचित व्यवस्था के अभाव
एवं साफ पानी की कमी के कारण और अस्वस्थ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब अगला पॉइंट है हमारा यातायात एवं परिवहन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आइए हम जानते हैं। तो जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि के कारण बसों एवं ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और परिवहन के साधन अपर्याप्त होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या यातायात परिवहन एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन मनुष्यों की समस्या का तो होता ही है, साथ में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार यातायात और परिवहन एक विशेष रूप से समस्या के रूप में जाना जा सकता है। आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। 7वां है रहन सहन का निम्न स्तर, लो लिविंग लेवल या लो लिविंग स्टैंडर्ड। आइए हम लो लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण परिवारों के रहन सहन का स्तर गिरता जा रहा है। सीमित साधनों के कारण सबकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव सा होता जा रहा है। पारिवारिक संघर्ष, प्रतियोगिता, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।